रेस्पिरेशन इन लेबियो। लेबियो एक बोनी फिश है और ये रेस्पिरेशन के लिए गिल्स यूज करती है। लेकिन गिल्स में ऑक्सीजन कैसे इसको मिलती है? गिल्स में ऑक्सीजन इसको मिलती है वाटर के थ्रू। और वाटर कहाँ से आता है? वाटर इसके माउथ से आता है और वो माउथ से होकर इसके फेरिंग्स रीजन में जाकर गिल्स से बाहर आ जाता है। वाटर कभी भी फिश में माउथ से जाकर उसके स्टमक तक नहीं जाता। माउथ के बाद उसके बक्कल कैविटी में और फिर फेरिंग्स में वाटर गिल्स को वॉश करता है और उसके बाद ब्रैंकियल अपर्चर या गिल स्लिट्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो रेस्पिरेशन इन लेबियो में कौन से पार्ट्स यूज होते हैं? दीज आर माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स। फेरिंग्स के पोर्शन में साइड्स पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और जिस पोर्शन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ब्रैंकियल चैम्बर। ब्रैंकियल चैम्बर में वाटर गिल्स को वॉश करता है and then water is expelled out through brachial aperture. फिश में ब्रीदिंग मैकेनिज्म किस तरह से होता है? इसके लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं इसके फेरिंग्स रीजन में, जो कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ये इसके गिल्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसके ऊपर वाला फ्लैप जिसे हम ओपर्कुलम कहते हैं वो हमने रिमूव कर दिया है। ओपर्कुलम का मतलब होता है लिड, एक ढक्कन, जिससे इसके गिल्स जो हैं बोनी फिशेस के ढके होते हैं। जब हम उसको उतार देते हैं तो हमें ये इसके गिल्स इस तरह से दिखाई देते हैं। अब गिल्स जो है इनका फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक पंख में लाइंस होती हैं प्रेजेंट, उसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, इस तरह से गिल्स में ये गिल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं फेदर लाइक, जो कि सरफेस एरिया बड़ा कर देती हैं रेस्पिरेशन के लिए। जब पानी इसमें से निकलेगा तो जितने भी गिल फिलामेंट्स में से पानी निकलेगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा ऑक्सीजन के लिए। और इन गिला फिलामेंट्स में गिल फिलामेंट्स में जो कैपिलरीज होंगी वो उनमें ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी थ्रू डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हुए पानी के साथ बाहर निकल आएगी। अगर हम इन गिल फिलामेंट्स का और बारीकी से स्ट्रक्चर देखें, इस तरह से ये जैसे एक बुक के पेजेस का स्टैक होता है उस तरह से ये गिल फिलामेंट्स होते हैं। और हर गिल फिलामेंट के ऊपर लमेले प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं जो इसका सरफेस एरिया और बढ़ा देती हैं। सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन फिश is that fish breathe with the help of gills typically located on either side of their head. Gills are made up of a tissue containing feather-like structures known as gill filaments. These filaments offer a large surface area for gas exchange, which is essential in aquatic environments where the oxygen content is relatively low. The gill filaments are arranged in rows along the gill arc. Each filament is made up of lamellae, disc-like structures with capillaries. इसमें जो गिल है, ये जो एक आप देख रहे हो यहाँ पर हमें दो गिल दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस डायग्राम में हमें चार गिल्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक गिल जो है ये बहुत सारी गिल फिलामेंट्स का बना होता है और हर गिल फिलामेंट के ऊपर लमेले प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो रेड कलर की हैं, रेड कलर का पोर्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाई बता रहा है और जो ब्लू कलर का है वो वीनस ब्लड दिखाई दे रहा है उसमें। तो गिल लमेले में जहां पर वाटर आएगा
वो एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और जो दूसरा ब्लड है वीनस ब्लड, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी आउटगोइंग वाटर के साथ डिफ्यूजन से बाहर निकाल देगा। गिल का अगर हम स्ट्रक्चर और डिटेल में देखते हैं तो गिल जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ गिल फिलामेंट्स। ये जो सारी लाइंस आपको दिख रही हैं दीज आर गिल फिलामेंट्स, और ये सारी गिल फिलामेंट्स अटैच्ड रहती हैं गिल आर्क के साथ। ये जो आप इस तरह सा एक आर्क देख रहे हो दिस इज नोन एज गिल आर्क। इस गिल आर्क के साथ ये तिखे तिखे जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं दीज आर नोन एज गिल रेकर्स। गिल रेकर्स का फंक्शन ये होता है कि जो वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स आते हैं वो वाटर के साथ ही एस्केप नहीं होने देता, वो बाद में उसके स्टमक में चले जाते हैं। तो जो गिल फिलामेंट्स हैं these are attached with gill arc, और यहाँ पर हमें एक साइड का गिल फिलामेंट दिखाई दे रहा है लेबियों में। इस तरह से ये एक साइड का गिल फिलामेंट है और पोस्टीरियर तरफ एक और गिल फिलामेंट होगा, यानी कि एक आर्क के साथ दो गिल फिलामेंट्स लगे होंगे। इन्हें हम कहते हैं होलो ब्रैंक। जब दो तरफ गिल फिलामेंट लगे हों गिल आर्क के साथ these are known as holobranch. So in labio there are four pairs of gills present in the branchial chambers. Branchial chambers वो जगह है जहाँ पर gills present हैं covered by operculum. Each gill has a double row of gill filaments और branchial filaments. ये है इसकी डबल रो, ये और ये दोनों, supported by gill arc. This is the gill arc with which gill filaments are attached. Each gill filament bear numerous minute transverse lamellae covered with thin epithelium. ये transverse lamellae क्या है ये अगली स्लाइड में आपको डिटेल में पता चलता है। ये है गिल लमेले। ये जो आप इस तरह से इसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो दीज आर गिल लमेले। ये गिल फिलामेंट्स हैं जो पिछली स्लाइड में दिखे थे, ये गिल ब्रेकर्स हैं। और यहाँ पर जो गिल फिलामेंट है अगर हम इसका ये एक स्ट्रक्चर निकाल दें तो दिस इज वन स्ट्रक्चर, दूसरी फिलामेंट ये है। यहाँ पर हमें गिल लमेले नहीं नजर आ रहे, और अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो हर गिल के ऊपर इस तरह से ये जो डिस्क शेप है ये गिल लमेले प्रेजेंट है। ये है गिल आर्क जो हमें इस तरह से गिल आर्क दिख रही है, दिस इज द सेम गिल आर्क। और इसमें से एफरेंट आर्टरीज और इफरेंट आर्टरीज निकलती हैं। जो एफरेंट आर्टरी है वो ब्लड लेके आती है बॉडी से। ब्लू कलर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है क्योंकि गिल्स में पानी आएगा तो पानी के साथ जो ऑक्सीजन है वो इसको ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देगी। और ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये रेड कलर का ये बॉडी में वापस इफरेंट आर्टरी से वापस बॉडी में चला जाएगा, और जो वाटर बाहर निकलेगा बॉडी से उसके साथ वीनस ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगी। सो फिश में काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, पानी इधर से जाता है और जो ब्लड है वो इस तरह से बॉडी में फ्लो होता है अंदर की तरफ। Here we can see the path of water flow in the body of fish. This is the mouth, यहाँ से पानी अंदर आता है और ये इसका फेरिंग्स रीजन है। फेरिंग्स रीजन से पानी ईसोफेगस में नहीं जाता। यहाँ पर ओरल वाल्व होती है जो कि बंद हो जाती है और पानी इधर फ्लो करता है। दिस इज ओपर्कुलम, ये ओपर्कुलम है और ये जो पोर्शन है दिस इज ब्रैंकियल चैम्बर।
पानी माउथ से आएगा और साइड्स पे चला जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये इसके 4 गिल्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे जैसे एक बुक के पेजेस होते हैं, हर गिल के नीचे उस तरह से गिल फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। और एक गिल दूसरे से सेपरेटेड रहता है थ्रू इंटरब्रैंकियल सेप्टम। जो लेबियो में और बोनी फिशेस में इंटरब्रैंकियल सेप्टम बहुत छोटा रह जाता है, पर बाकी जो फिशेस हैं जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनमें इंटरब्रैंकियल सेप्टम जो है वो काफी बड़ा होता है। यहाँ पर इंटरब्रैंकियल सेप्टम जो है छोटा है और इन इंटरब्रैंकियल सेप्टम से हर गिल जो है वो सेपरेटेड रहता है। नाउ फिश ड्रॉ in oxygenated water through their mouths and circulate it over their gills. As the water passes over the gill filaments, the blood in the capillaries absorbs the dissolved oxygen. The circulatory system then distributes this oxygen to the body tissues and ultimately to the cells, while simultaneously collecting carbon dioxide for elimination. तो ये जो पानी बाहर निकल रहा है ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर ले जाता है। The carbon dioxide is expelled from the fish's body when the water, now depleted of oxygen, passes over the gills and exits through throat side openings or the operculum, a protective flap covering the gills in most bony fishes. Now here's again a detailed structure of the flow of deoxygenated and oxygenated blood in gills. यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एक गिल है, ये दूसरा गिल है। ये अलग अलग गिल फिलामेंट्स हैं, जैसे बुक के पेजेस होते हैं वो अलग अलग गिल फिलामेंट्स हैं। ये और ये 2 गिल्स हैं और इसलिए ये होलो ब्रैंक है। हर गिल में इन्होंने सिर्फ ऊपर इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो हर गिल फिलामेंट के ऊपर इस तरह से डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इस डिस्क में आप हाफ पोर्शन रेड देख रहे हो क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हाफ जो है ब्लू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वाटर इस तरह से फ्लो करेगा इधर से इधर। जब वाटर यहाँ से ऐसे वॉश करेगा गिल लैमेले को, तो वाटर की ऑक्सीजन जो यहाँ आर्टरीज हैं और कैपिलरीज हैं उनमें डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होकर ये ब्लड बॉडी में चला जाएगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में आ रहा है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में आ रहा है, इधर से पानी जाएगा, पानी के साथ ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी और ये ब्लड जो है वापस बॉडी में चला जाएगा। यहाँ से जब पानी बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी और पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देगा बॉडी से। नाउ यहाँ पर ये आप देख रहे हो जो रेड कलर की है, दिस इज efferent artery. Efferent artery carries oxygenated blood and afferent artery carries deoxygenated blood. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फिश की बॉडी में किस तरह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। ये इसकी बॉडी में यहाँ से ऑर्गन्स जो हैं ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद इधर से नेटवर्क बन गया है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। दिस इज फिश हार्ट, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके गिल्स में चला गया। गिल्स में जब वाटर फ्लो करेगा तो वाटर की ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिश की बॉडी में आ जाएगा। So you can easily see that half of the body of the fish is carrying oxygenated blood और half body में उसके deoxygenated blood है, और इसके हार्ट में सिर्फ deoxygenated blood फ्लो कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल, एक तरफ, बस एक तरफ से ऐसे निकलेगा और फिर ये गिल्स में चला जाएगा। So the heart of fish is the venous heart because
only venous blood flows through the heart. This unidirectional flow of blood produces a gradient of oxygenated to deoxygenated blood around the fish systemic circuit. Systemic means जो body का, systemic word is used for the body. सो फिश की बॉडी में जो सर्किट बन रहा है उसमें एक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट किसका? इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और इधर ऑक्सीजन कम है। द रिजल्ट इज अ लिमिट in the amount of oxygen that can reach some organs and tissues of the body, reducing the overall metabolic capacity of the fish. So एक पोर्शन में इसकी ज्यादा ऑक्सीजन है जबकि दूसरे पोर्शन में बॉडी को इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। So the fish heart is venous heart and there is unidirectional flow of blood. इस तरह से एक डायरेक्शन में ही ब्लड जो है वो फिश की बॉडी में चलता है। Here's a flow chart showing the circulation of blood in the fish. As we can say, there is unidirectional flow of blood in the fish. इस तरह से ये oxygenated body को ब्लड पहुंचा, उसके बाद ऑक्सीजन यूज हो गई और वीनस ब्लड जो है वो हार्ट में फ्लो किया। तो ये यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो है और फिश का जो हार्ट है वो वीनस हार्ट है। This is ventricle and this is atrium, two chambered heart.